हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग जो है हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट यानी कि जो कल पढ़ रहे थे वही चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो एक चीज़ जो है ना कमी लग रहा है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इस परिवार को थोड़ा सपोर्ट करिए, बढ़ाइए और मदद करिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। जी जी। तो चलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज गवर्नर जनरल का अगला पार्ट शुरू करते हैं। तो आइए, कल हम लोग विलियम बेंटिक को कुछ पढ़ के छोड़ दिए थे, उसके बाद थोड़ा सा रिकैप करेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो विलियम बेंटिक का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 29 से 1828 से 1835 तक रहा था। ठीक है, इसको किस लिए याद किया जाता है, स्मरण सती किया जाता है? प्रथा, सती सती प्रथा को प्रथा, सामाजिक सुधार सामाजिक सुधार, शिक्षा सुधार के लिए, बालिका शिक्षा सुधार के लिए इसको स्मरण किया जाता है। ठीक है, आगे है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। एक चार्टर एक्ट आया था 1833 ईस्वी में, उसके द्वारा जो है इन्होंने प्रशासन को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया। ठीक है, मतलब केंद्र में सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1800 क्वेश्चन आएगा कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा। तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस दृष्टि से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब बना? 1834 को। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सिलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया? कैप्टन सिलीमन को। ठीक है, अनेक ठगों को उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दी गई। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। कितने ठगों को इन्होंने बंदी बनाया? 1500। लगभग 1500। और अनेक ठगों को क्या किया? फांसी दे दिया या आजीवन कारावास कर दिया। और कब संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया? 1837 ईस्वी में। 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1789 ईस्वी में बंगाल से किसको निर्यात बंद कर दिया? दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। तो क्वेश्चन आएगा कि दासों के संबंध में कब कानून बनाए गए थे? 1811 और 1823 ईस्वी में। 1811 और 1823 ईस्वी में दासों के लिए क्या किया गया? कानून बनाए गए थे। 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया था। 1800 का चार्टर एक्ट जो आया था उसमें बोला गया था कि दासता जो था ना, जो दास था ना, उसी को जो मतलब ठगता, मतलब गुलाम बना के रखता था, उसको समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया था। और 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया। समस्त ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित कब किया गया? 1843 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया।
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित कब कर दिया गया? 1860 ईस्वी में। 1860 60 में। में। ठीक है। अगला है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 1816 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जिसका काल जो था 1813 से 1823 तक रहा था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब हुआ था? 1816 तक। किसके समय? कौन उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1813 से 23 तक। 1813 से 23 तक रहा था। उसी के समय में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सुगौली की समाप्त हो गया था। ठीक है। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। ठीक है। लेखबद्ध तो हो गया था 2 दिसंबर 1815 को, लेकिन 4 मार्च 1816 ईस्वी को अनुमोदित किया गया था सुगौली की संधि को। ठीक है। 1854 ईस्वी में सिलीमन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया। पहले जो अवध का रेजिमेंट था वो सिलीमन था। उसके स्थान पर किसको बनाया गया? आउटरम। जेम्स आउटरम को अवध का रेजिमेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है। सिलीमन ने कहा? नहीं, आउटरम ने कहा कि यहाँ का जो शासन है ना, जो यहाँ का राजा जो शासन करता है, यहाँ दूषित है। बहुत दूषित है। और उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बना लिया गया। ठीक है। तो अवध को कब मतलब ब्रिटिश रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया? 1856 में। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, जिसका शासनकाल 1848 से 56 ईस्वी तक था, उन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 23 फरवरी 1856 ईस्वी को उसका अंग्रेजी राज से विलय कर लिया गया। ठीक है। तो किन्होंने कुशासन का आरोप लगाया? डलहौजी ने। किस पर लगाया? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन था? वाजिद अवध का नवाब था। अवध का नवाब था। 1856। ठीक है। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सबसे पहले है सतारा 1848 ईस्वी में। ठीक है। सतारा को कब किया? 1848 ईस्वी में। ठीक है। जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 ईस्वी में। जैतपुर और संबलपुर को कब किया था? 1849 में। सतारा को 1848 में। ठीक है। उसके बाद बाघाट को 1850 में। बाघाट को कब किया था? 1850 में। उदयपुर को 1852 में। उदयपुर को कब किया? 1852 में। झांसी को 1854 में। झांसी को 1854 में। नागपुर को 1854 में। और तथा करौली को 1855 ईस्वी में डलहौजी ने अपने व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय कर लिया। तो बारी बारी से पूछेंगे, बोलिएगा। बारी बारी से एक से पूछते हैं। सबसे पहले आप बताइएगा। बताइए, सतारा को कब विलय किया था? सतारा को 1848 में। ठीक है। सतारा को 1848 में। बताइए छोटू, जैतपुर एवं संबलपुर को कब किया था? 1849 में। 1849 में। आप बताइए नीतीश, बाघाट को कब किया था? बाघाट को किया था 1850 में। 1850 में। आप बताइए उदयपुर को? 1852 में। उदयपुर को 1852 में। छोटू जी आप बताइए, झांसी को कब किया था? 1854 में। झांसी को 1854 में। आप बताइए नागपुर को? 1854 में। 1854 में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक तो बचा करौली। करौली को किया था 1855 में। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करौली
करौली को जो है ना व्यापक के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मतलब इसको बोला कि नहीं इसको जो है व्यापक नहीं करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने व्यापक का सिद्धांत को स्वीकार किया था ना, करौली को जो है अस्वीकार किया। वो स्वीकार कर दिया था। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रेल को जो है बिछाने का प्रयास मतलब किसके समय में जो है लॉर्ड डलहौजी रेल निर्माण का दिशा सबसे पहले किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी 1854 ने 53 53 में प्रथम रेल लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम रेल लाइन कब और कहां से कहां तक चली गई थी? 1853 में बिछाई मुंबई से थाने के बीच। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जो है पूछेंगे, जवाब देते रहिएगा। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। रेल यात्रा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला द्वारा किया गया था। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के द्वारा किया गया था। भारत में रेल के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक लाना था। इन लोगों का पहले मंशा कुछ और था कि मतलब छोटे छोटे संकीर्ण भाग से किस तरह से कच्चा माल को अपने बंदरगाहों तक लाया जाए, उसको फिर जो है लंदन भेज दिया जाता था। ठीक है, ठीक है। तो प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी और कहां से कहां तक चली थी? 1853 में मुंबई से थाने के बीच। किसके समय में? डलहौजी के 53 में। ठीक है, बहुत अच्छा। रेल यात्रा का प्रारंभ किस कंपनी द्वारा किया गया था? पेनिनसुला द्वारा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है। पेनिनसुला। भारत में रेल विकास को मुख्य उद्देश्य क्या था? कि वो कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना। अपना बंदरगाह तक आंतरिक मतलब आंतरिक से लेकर के बंदरगाहों तक पहुंचाने का मेन काम था इसका। वहां से फिर उसको ब्रिटेन में इसका दूसरा उद्देश्य था सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था। मतलब वो जो सेना किसी को हो सकता है कहीं अगर विद्रोह हो गया तो वहां दबाने के लिए रेल से जल्दी जा सकते हैं, इसलिए दूसरा उद्देश्य इसका यह था कि सेना को दूसरे जगह पहुंचाया जाए। ठीक, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। ठीक है, आगे है कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। मतलब सर्वाधिक विकास कर्जन के समय हुआ था। विस्तार जो सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। कब हुआ था? शुरू हुआ डलहौजी के समय में। विस्तार हुआ कर्जन। सबसे ज्यादा विस्तार अगर बोलेगा तो कर्जन के समय में। कब हुआ था? 1900 के आसपास में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जब हुआ डफरिन का शासन चल रहा था। ठीक है, डफरिन के समय में हुआ था। जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। तो बर्मा को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कब मिला लिया गया था? 1885 में। पूर्ण रूप से 1886 में 1 जनवरी 1886 में। 86 उस समय डफरिन का काल था। ठीक है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। तो क्वेश्चन आएगा कि सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड के पास था किससे पूर्व? डलहौजी से पूर्व। ठीक है, इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था। किसके कार्यकाल में? डलहौजी। ठीक है, और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किए जाने लगा था। ठीक है, मतलब सार्वजनिक कार्य के लिए जो बहुत सारा धन था उसको व्यय किया जाने लगा था डलहौजी के समय में। ठीक है, और एक अलग सार्वजनिक निर्माण का विभाग का स्थापना कर दिया। ठीक है, आगे है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप
लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित हुआ था। तो विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था? 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के अध्यक्ष बहुत प्रयास के बाद। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर। उस टाइम जो था गवर्नर जनरल कौन था? उसमें लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम के द्वारा, जो 1856 का अधिनियम था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा नियम जो है 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। मतलब अगर विधवा किसी से शादी करेगा तो उसको वैध मान लिया जाएगा, उस पर किसी तरह का उंगली नहीं उठाया जाएगा, वैध मान लिया जाएगा। और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किए गए। ठीक है, अगर विधवा से कोई शादी करता है तो वैध माना जाएगा, और उसे उत्पन्न जो बच्चा होता है उसको भी वैध माना जाएगा, विधवा पुनर्विवाह 1856 के अधिनियम के तहत। ठीक है। और विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और धोंधो केशव कर्वे। अगर बोलेगा कि विधवाओं कल्याण के लिए जुड़े अन्य नेता कौन थे, पश्चिम में बोलेगा विष्णु शास्त्री और धोंधो केशव कर्वे। धोंधो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। तो विधवा आश्रम की स्थापना किसने किया था? धोंधो केशव कर्वे ने 1899 में पुणे में किया था। ठीक है। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। ठीक है, तो कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? महारानी ने जो उद्घोषणा किया था उसका सबसे बड़ा परिणाम था। ठीक है, यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलाहाबाद में जो दरबार लगा था कब लगा था? इलाहाबाद में 1858 को लगा था। किसने उद्घोषित किया था? महारानी। मतलब यहाँ जो उद्घाटन हुआ था यहाँ इलाहाबाद में, उसके किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने ही उद्घाटन किया था, जो महारानी आई थी। महारानी उद्घोषणा किया था। ठीक है, उसके बाद है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। जो घोषणा हुआ था इसमें क्या बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसका शासन का समाप्ति किया जाएगा। अब जो है क्या होगा कि भारत के शासन को मतलब सीधा मतलब वहाँ क्राउन से जो है शासन करेगा, ऐसा कहा गया। ठीक है, इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर हटा दिया, गवर्नर को मतलब गवर्नर जो शब्द था वो हटा दिया गया, उसके स्थान पर अब जो है वायसराय शब्द का मतलब प्रयोग किया गया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समागी जो है वो 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। सम्राज्ञी। हाँ, सम्राज्ञी जो है कब किया गया था? 1877 ईस्वी में। ठीक है, 1877 ईस्वी में। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था। पूछा जाएगा कि महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया था? दिल्ली दरबार में दिया गया था। दिल्ली दरबार में 1877 में दिया गया था। 1877 में प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। प्रथम अफगान युद्ध कब से कब हुआ था? 1839 से 1842 ठीक है, 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय जो है द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1878 से 1880 में हुआ था। ठीक है, उसके बीच में लड़ा गया था द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध।
किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड लिटन के लॉर्ड समय लिटन में। के समय। लॉर्ड लिटन के समय लॉर्ड में लिटन तृतीय के आंग्ल समय लबान 1878 से लेकर 1880 1880 के बीच लड़ा था। ठीक है। 1843 39 से 42 के बीच में, ये ना वो प्रथम आंग्ल प्रथम। प्रथम ये है 1839 से 42, दूसरा अगर 1878 प्रथम से 80 आंग्ल के कौन बीच। पूछेगा, 1880। प्रथम आंग्ल अफगान पूछेगा तो 1839 से 1842 उस टाइम गवर्नर पूछेगा तो कौन था? ऑकलैंड था। ऑकलैंड। और द्वितीय में पूछेगा गवर्नर कौन था? लिटन था। लिटन। लॉर्ड लिटन था। ठीक है। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो ने दास प्रथा का उल्लंघन किया था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो ने दास प्रथा का उल्लंघन किया था। ठीक है। लॉर्ड एलन ब्रो लॉर्ड ये एलन दास ब्रो। प्रथा का उन्मूलन कब किया था? 1843। 1843 में। ठीक है। इसके काल जो है मतलब लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल रहा था वो 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सिंध को कब मिलाया गया था? 1843 किसके समय में मिलाया गया था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड एलन ब्रो एलन ब्रो के समय। लॉर्ड एलन ब्रो के समय में सिंध को पूर्ण रूप से ये तत्कालीन बना था नहीं एलन ब्रो। उस समय तो एलन ब्रो भी रहा ना गवर्नर। कुछ 2 दिन रहा साल था तक वो भी। तत्कालीन था। लिटन के बाद तो वही आया था। हाँ। ठीक है। तो 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलन ब्रो के काल में से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल तक चलती रही थी। तो बोलेगा कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति आंग्ल अफगान के संबंध में एलन ब्रो के समय में प्रारंभ हुआ था और ब्रुक के समय में खत्म हुआ था। हाँ, हाँ। नॉर्थ ब्रुक के काल तक चलता रहा था। ठीक है। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय तक चलता रहा था। इस काल को कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। किस काल को? यही लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय के काल तक को। ठीक है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप संबोधित किया जाता है। किस काल को? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जो था उसको जो है इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबोधित किया गया है क्योंकि जॉन लॉरेंस के नाम से क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। ठीक है। तो देखें आगे कि कुशल आक्रमणीयता शब्द जो है JZL वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। ठीक है। कुशल आक्रमणीयता की नीति जो था उस शब्द को किसने अपने लेख में किया था? वाइली ने किया। वाइली ने किया था। वाइली ने एडिनबरा के रिव्यू एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1872 ईस्वी में। ठीक है। 1872 ठीक है। 1872 ईस्वी में हुआ। किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो जनगणना ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मयो से स्टार्ट बहुत होगा बार पूछा भी गया। रिपन से नियमित हुआ था। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय कब हुआ था? 1872 में। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन काल में। हाँ, नियमित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। 1881 ईस्वी में। ठीक है। लॉर्ड मेयो जो है उसका शासनकाल 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक था। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 तक। 1869 से 1872 तक। लॉर्ड मेयो की जो है हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह
के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर या वायसराय था जिसकी हत्या अंडमान निकोबार में चाकू भोंक कर हुआ था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वो मेयो। एक कैदी था जो कैदी ने था, हत्या वो किया। मारा। कैदी का क्या नाम था? शेर ए अफरीदी। वहाँ जारवा जहाँ जनजाति रहता है तो भोग देता है भले, ठीक है। इसीलिए मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था हम्म। जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। हाँ। उसके कार्यकाल में ही कर दिया क्या गया क्या था, था? ठीक है। आगे है कि 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। लॉर्ड लिटन जो 1876 ईस्वी में अपना नीति अपनाया उसमें अफगानिस्तान के प्रति थोड़ा सा परिवर्तन आया, ठीक है। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। पहले जो कुशल जो था ना कुशल कोहरा था, आक्रमणता नीति जाता उसके स्थान पर क्या होने लगा? अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। हाँ, उसके होने लगा, ठीक है। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्त के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अच्छा बोला हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन क्या क्या हस्तक्षेप हस्तक्षेप किया किया गया, किया गया। ठीक है, बलूचिस्तान में, ठीक है। छोड़ देते हैं आज यहीं तक, हाँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहीं तक हम लोग कल, काफी लंबा चैप्टर है ना तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो कल आज हम लोग इसको काम यहीं करेंगे। पर विराम देते हैं। साथ साथ आगे- कल सब्जेक्टिव भी हम लोग काम करेंगे। ठीक।